हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था सेकेंड, बल एवं गति के नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम और न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम एवं न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से द्वितीय नियम की किस तरीके से उत्पत्ति होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। आइए दोस्तों देख लेते हैं न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है, उसमें न्यूटन ने अपना तृतीय नियम किस तरीके से डिफाइन किया है, किस तरीके से उन्होंने अपना तृतीय नियम दिया है। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है। किसी भी क्रिया के लिए 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 ठीक उसके बराबर एवं ठीक उसके बराबर एवं उसके विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक उसके बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इस प्रकार से न्यूटन ने गति के तृतीय नियम को परिभाषित किया। तो ये दोस्तों क्या था, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अब आइए दोस्तों इसकी और एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जब हम किसी वस्तु पर क्रियात्मक बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी
तो वह वस्तु भी प्रतिक्रियात्मक बल आरोपित करती है। प्रतिक्रियात्मक बल आरोपित करती है। इसे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, हम किसी भी बल को डिफाइन कर लेते हैं जो वह किसी वस्तु पर बल लगाती है। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि हम कोई एक गेंद लेकर और उस गेंद को तेजी से दोस्तों क्या करें, पृथ्वी पर इस तरीके से पटक दें, तो हम लोग देखते हैं कि वह गेंद पुनः उछलकर हमारी ओर आ जाती है। यानी जो बल हम उस गेंद पर पृथ्वी पर पटकने में लगाते हैं दोस्तों, पृथ्वी भी उसी गेंद पर, उसी वस्तु पर पुनः एक प्रतिक्रियात्मक बल लगाकर उसे वापस भेज देती है। जैसे दोस्तों एक बॉल को लेकर किसी दीवार में मारें तो हम लोग देखते हैं कि वो बॉल जो है दीवार पर टकराने के बाद पुनः हमारे पास वापस आ जाती है। यानी जो बल हम उस गेंद के माध्यम से दीवार पर लगाते हैं तो वो दीवार भी प्रतिक्रियात्मक रूप से उस गेंद पर एक बल लगाती है, जिसके फलस्वरूप गेंद जो है पुनः हमारे पास वापस आ जाती है। अब आइए दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लिखेंगे जैसे सड़क पर चलना, जमीन पर व्यक्ति का उछलना। दोस्तों क्या होता है, जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं तो जैसे ही पैर लगाते हैं पृथ्वी पर, तो पुनः पृथ्वी भी हमारे ऊपर वही प्रतिक्रियात्मक बल लगाती है और हम पैर पुनः उठाकर आगे रखते हैं और इस तरीके से चलने लगते हैं। जैसे दोस्तों क्या करते हैं, जमीन पर किसी व्यक्ति का उछलना, यानी यदि हम अपने पैरों से बल लगाकर जमीन को अंदर की ओर पुश करेंगे दोस्तों, दबाएंगे, तो वो पृथ्वी भी क्या करेगी, हम पर प्रतिक्रियात्मक बल लगाएगा और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति जो है वो पृथ्वी पर जोर से बल लगाकर पैरों के माध्यम से उछल जाता है दोस्तों, उछाल भर लेता है। तो दूसरा एग्जाम्पल में क्या जाएगा कि यानी जमीन पर व्यक्ति का उछलना। दूसरा पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं, जैसे नाव खेना। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाव खेना का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे नाव को आगे चलाना, इस तरीके से चप्पू चलाते हैं और नाव जो है वो आगे बढ़ती जाती है। नाव से उतरने पर नाव पीछे की ओर चली जाती है। नाव पीछे की ओर चली जाती है। नाव से उतरने पर नाव क्या करती है दोस्तों, पीछे की ओर चली जाती है। बंदूक से निकली गोली दोस्तों, जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक एकदम से पीछे की ओर क्रियात्मक बल लगाती है और पीछे की ओर आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, जैसे बंदूक से निकलती हुई गोली होती है। तो ये जो है ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के। अब आइए दोस्तों अगली डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगली डेफिनेशन क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे संवेग
संरक्षण का नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि संवेग संरक्षण का क्या नियम होता है और इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं दोस्तों। तो यदि किसी समूह में, क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि किसी समूह में, यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हैं अर्थात पारंपरिक क्रिया कर रही हैं, अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही हैं, अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही हैं। तो पारस्परिक क्रिया के पहले, पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद और पारस्परिक क्रिया के बाद उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है, जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, उस पर कोई बाह्य बल जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझ लिया कि यह संवेग संरक्षण का नियम है। अब आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। आइए दोस्तों इसका डेरिवेशन कर लेते हैं संवेग संरक्षण के नियम का। तो क्या लिखेंगे, माना दो गोले ए व बी हैं, जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं। प्रारंभिक वेग
प्रारंभिक वेग u1, प्रारंभिक वेग u1 व u2 हैं। छोटे समय अंतराल t में, छोटे समय अंतराल t में एक दूसरे से टकराने के पश्चात, t में एक दूसरे से टकराने के पश्चात, एक दूसरे से टकराने के पश्चात उनका अंतिम वेग, उनका अंतिम वेग v1 व v2 हो जाता है, v1 व v2 हो जाता है। अब आइए दोस्तों क्या करते हैं, दो बॉल बना लेते हैं जिन्हें हमने मान चुके हैं कि a व b हैं। तो आइए यहाँ पर एक बॉल ये बना लेंगे और इसमें लिख लेंगे दोस्तों ये है a, और दूसरा बॉल यहाँ पर बना लेंगे दोस्तों, ये है b। अब इन दोनों में होगा टक्कर इस तरीके से। जब यहाँ पर दोनों में आपस में टकराव होगा दोस्तों तो इसका द्रव्यमान क्या है, m1, और इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u1, इसका द्रव्यमान क्या है, m2, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u2। अब दोस्तों जब ये टकराएंगे, यहाँ लिखेंगे टकराने पर, टकराते हैं, टकराते हैं। तो अब जैसे टकराएंगे दोस्तों तो किस तरीके से दोनों आ जाएंगे पास पास, तो यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरीके से आपस में मिल जाएंगे जब ये टकराएंगे। ये A है और ये B है, और ये दोनों आपस में दोस्तों क्या हुआ, टकरा गए, और टकराने पर समय क्या हुआ, समय कितना लगा, t समय लगा इनको टकराने में। और दोस्तों टकराने के बाद जब इन पर t समय लगा तो इस तरीके से इन पर वेग क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएंगे ये इधर, तो इधर की ओर हो जाएगा। B गोला है दोस्तों, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, v2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सॉरी v2 होगा क्योंकि यहाँ पर m2 है तो ये v2 बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर दूसरा गोला आएगा, यानी A वाला जो गोला आएगा, इसकी दिशा ये हो जाएगी, इसकी दिशा ये हो जाएगी। इस पर द्रव्यमान दोस्तों m1 है तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा इस तरीके से। अब आइए इनका डेरिवेशन बना लेते हैं, किस तरीके से बनाएंगे। लिखेंगे गोला A में संवेग परिवर्तन, गोला A में संवेग परिवर्तन, गोला A में संवेग परिवर्तन बराबर क्या होगा दोस्तों, तो गोला A का संवेग परिवर्तन यानी इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, और जो संवेग परिवर्तन यानी जो त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग क्या है इसका, अंतिम वेग है v1 और माइनस प्रारंभिक वेग है u1, तो v1 माइनस u1 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से गोला B के लिए लिखेंगे, लिखेंगे गोला B में संवेग परिवर्तन, गोला B में संवेग परिवर्तन
तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा m2 और यहाँ पर हो जाएगा v2 माइनस का u2, ये हो जाएगा। अब दोस्तों a के लिए संवेग परिवर्तन की दर, तो लिखेंगे गोला a के लिए संवेग परिवर्तन की दर, यानी गोला ए के लिए दोस्तों क्या है, संवेग परिवर्तन की दर। तो अब संवेग परिवर्तन की दर किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा पहले वाले के लिए, तो m1 ब्रैकेट में v1 माइनस का u1 और दोस्तों बटे में क्या आ जाएगा, बटे में t आ जाएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों b के लिए लिखेंगे गोला b के लिए संवेग परिवर्तन की दर, गोला b के लिए संवेग परिवर्तन की दर तो v के लिए दोस्तों देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, द्रव्यमान m2 है, परिवर्तन क्या है दोस्तों v2 माइनस का u2 और अपान में समय t हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं यदि गोला a द्वारा गोला b पर आरोपित बल, क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि गोला a द्वारा गोला b पर आरोपित बल, तो दोस्तों बल का फार्मूला क्या लगाएंगे, F, और गोला A द्वारा किस पर लग रहा, B पर, तो A द्वारा B पर लगने वाला बल। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 और अपान में क्या आ जाएगा दोस्तों, अपान में आ जाएगा t। इस तरीके से गति के तीसरे समीकरण से, क्या लिखेंगे दोस्तों, गति के तीसरे समीकरण से गति के तीसरे समीकरण से दोनों बल यानी F A के द्वारा B पर तथा F B के द्वारा A पर एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे, एक दूसरे के बराबर व विपरीत होंगे, तो ये दोस्तों हो गया संवेग संरक्षण का नियम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जब दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं तो क्या आ जाएगा, यानी गोला A के द्वारा B पर लगाया गया बल और गोला B के द्वारा A पर लगाया गया बल, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, F A द्वारा B पर लगाया गया बल बराबर F B द्वारा A पर लगाया गया बल। तो दोस्तों पहले वाला देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा m1 ब्रैकेट में v1 माइनस का u1 और अपान में t आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m2 ब्रैकेट में v2 माइनस का u2 और अपान में t आ जाएगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं t से t समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों m1 v1, क्या बचेगा दोस्तों, जब m1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस m1
U1 इक्वल टू इसका दोस्तों जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, M2 V2 माइनस M2 U2, ये आ जाएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, M1 आ रहा तो रख देंगे M1 V1। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये इधर प्लस का दिया गया है, जब इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस का M2 V2 इक्वल टू, अब दोस्तों ये देख लेते हैं, ये यहाँ पर माइनस का दिया गया है, जब इधर आएगा उठकर तो ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, M1 U1 माइनस M2 और U2, इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा। अब आइए इसे रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M1 V1 माइनस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 माइनस का M2 U2। दोस्तों ये जो आ गया, ये है संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों ये कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम। अब दोस्तों देख लेते हैं, इस प्रकार टक्कर से पूर्व, क्या लिखेंगे दोस्तों, इस प्रकार टक्कर से पूर्व गोले का कुल संवेग, गोले का कुल संवेग टक्कर के बाद गोले का कुल संवेग टक्कर के बाद गोले का कुल संवेग अर्थात कुल संवेग अपरिवर्तित तथा संरक्षित रहता है। अपरिवर्तित तथा संरक्षित रहता है, जबकि इन पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जबकि इन पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। दोस्तों जब तक इन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तब तक ये नियम लागू रहता है, और जैसे ही कोई इन पर बाह्य बल कार्य करने लगेगा ये नियम अपने आप में टूट जाएगा, कार्य ना करे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिए कि न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम किस तरीके से होते हैं। दोस्तों तो पहले, दूसरे और तीसरे नियम के साथ साथ में हम लोगों ने डेरिवेशन भी पूरे कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों इस चैप्टर से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स जो दिए गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में दोस्तों ये चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर के क्लियर होने के बाद हम लोग फिर से ऑनलाइन 30 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज जो होगी उसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम लोग पहले चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बहुत से बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे अंक लेकर आए हैं। दोस्तों जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए हैं वो लोग दोबारा से पुनः प्रयास करते रहें, और जो भी चीज़ें लिखाई गई हैं, नोट्स बनवाए गए हैं, उन्हें आप लोग रिवीजन करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।